हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल विकास की क्लासेस को शुरू कर रखा है, जो कि एचटेट के लिए तो है ही है, साथ में आपका जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो आज इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो टॉपिक आपके लिए रहेगा वो रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अलावा बहुत ईजी भी है। तो जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और जो कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, आपको बस यही समझना है। इनको समझ करके आपके क्वेश्चन आराम से यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं न्यू प्लेलिस्ट यहाँ पर नहीं बना रही हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग कर रखी थी पहले से ही उसी को ही मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो जो भी न्यू स्टूडेंट मुझे इस वक्त देख रहे हैं तो प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सीडीपी करके 2025 करके आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हो। वहां पर ऑलरेडी 30+ वीडियोस आपकी ऑलरेडी ऐड है, जो कि मैंने नई तरीके से आपको करवाई है, 2024 की एज इट इज नहीं है। तो मैं वहीं से ही आपको यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको पता है जो पहले जो शिक्षा होती थी, ठीक है, पहले जो एजुकेशन होती थी वो कौन सी होती थी? वो टीचर सेंटर्ड होती थी। ठीक है, पहले जो है जो सेंटर में होते थे, जो केंद्र में होते थे, जो मेन फोकस में होते थे, वो कौन होते थे भाई? टीचर होते थे, शिक्षक होते थे। बट अब इस चीज को यहाँ पर बदला गया है और अब जो मेन फोकस है हमारा, ठीक है, जो सेंटर में रहेंगे, जो केंद्र में रहेंगे, वो कौन रहेंगे? बच्चे रहेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये टोटली कहा गया है कि ये जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो ध्यान में दीजिएगा कि जो बच्चे हैं वो क्या रहेंगे? आपके केंद्र में रहेंगे, और जो भी इनकी नीड्स है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप सारी चीजों को यहाँ पर प्लान करेंगे। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों को टोटली यहाँ पर फ्रीडम दी गई है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनके जो ओपिनियन है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, जो वो विचार रखते हैं किसी भी चीज के बारे में, उनको उनको जो है प्रदर्शन करने का उनको अधिकार है। उनको वहां अपने तक सीमित नहीं रखना होता है। जबकि जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी उसमें वो टोटली टीचर के अकॉर्डिंग चलते थे, टीचर ने जो पढ़ा दिया सिर्फ वही चलते थे, टीचर ही आंसर कर सकते हैं, टीचर ही सब कुछ कर सकते हैं, इवैल्यूएशन भी टीचर ही करेंगे। जबकि यहाँ पर जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, इसमें बच्चे आपस में भी एक दूसरे का मूल्यांकन यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी बहुत पहले यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगर फोकस की बात करूं तो फोकस में कौन रहेंगे भाई? यहाँ पर बच्चे रहेंगे। टोटल टोटल टीचर अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी नहीं करेगा। उसको जो पढ़ाना है टीचर को, वो सब किनको टारगेट करते हुए पढ़ाएगा? बच्चों को टारगेट करते हुए पढ़ाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहा है भाई सेंटर में कौन है, फोकस में कौन है, तो कौन है? छात्र है, स्टूडेंट है। बच्चों की क्या नीड है, क्या आवश्यकताएं हैं, बच्चों के इंटरेस्ट, उनकी रुचियां किस चीज में है। अगर आप जा रहे हो कुछ, अगर आपने कोई टॉपिक बनाया तो आप सबसे पहले आपका ये बनता है कि आप बच्चों से उनका इंटरेस्ट पूछे। ठीक है, तब आप अपने कंटेंट को उनके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे। इंटरेस्ट और साथ ही उनकी क्या एबिलिटीज है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे उनको एज इट इज आपने कर लेना है। ठीक है, तो पूरा इतना महाभारत करने की जरूरत नहीं है, ये सारा निचोड़ है आपके लिए। ये कीवर्ड्स करके चले जाना और देन आपके एक भी नंबर यहाँ पर नहीं कटेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। बच्चों की योग्यताओं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सारी चीजों को अरेंज करते हैं। ये फोकस है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड में हम क्या करते हैं? इस चीज पर हमारा फोकस है, ये हमारा केंद्रित है पर्टिकुलर। इसमें जो टीचर का रोल रहेगा वो क्या रहेगा? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक है, उसकी भूमिका क्या रहेगी? तो शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी? फैसिलिटेटर की। ये शब्द आप बहुत बार पढ़ते हैं, जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी करते हैं बहुत बार पढ़ते हैं। इवन एनईपी भी इसके बारे में बात करती है, इवन एनसीएफ जब हम करेंगे उसमें भी हम इस चीज को यहाँ पर करते हैं। तो टीचर का काम क्या है? मार्गदर्शक का है। बच्चों के लिए चीजें आसान बनाना है, उनके लिए उनकी राह को आसान बनाना है। ठीक है, उनको सब कुछ करके नहीं देना है कि लो मैंने कर दिया, इसको उतार लो बोर्ड पे से और खत्म। ठीक है, वो सिर्फ क्या करेंगे? उनको मार्गदर्शक प्रोवाइड करेंगे, मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। उनके लिए काउंसलर की भूमिका यहाँ पर रही रहेगी, परामर्शदाता रहेंगे। कोई दिक्कत हो रही है तो टीचर उनको वहां पर हेल्प कर सकती है। सपोर्टर की बात यहाँ पर की गई है कि आप जो है एज ए टीचर सपोर्ट करेंगे बच्चे को, बच्चे खुद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब भी बात होती है तो एक्टिव लर्निंग की बात होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात होती है। बच्चा खुद से, खुद एक्सपीरियंस करते हुए हैंड्स ऑन एक्टिविटी से चीजों को करेगा, जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। एक रिसोर्स के रूप में आप टीचर को यहाँ पर ले सकते हो कि भाई हमें कभी जरूरत पड़ेगी ना, तो हमारे पास ये एक रिसोर्स है और इनके थ्रू हम अपनी चीजों को आसान कर सकते हैं। तो ये टीचर्स के क्या है? सारे की सारी भूमिकाएं हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी।
इसके अलावा लर्निंग किस प्रकार से होगा, सीखेंगे किस प्रकार से बच्चे, अधिगम किस प्रकार से होगा, तो अधिगम कैसे होगा, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। क्लासरूम में बच्चे डम होकर के नहीं बैठेंगे कि टीचर बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है और बस बच्चे पैसिव होकर के सुन रहे हैं, कुछ भी उनके दिमाग में नहीं आ रहा है या फिर वो कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन रखेंगे, कोई डाउट है तो पूछेंगे, ठीक है। टीचर क्या करेंगे, फिर उनको हेल्प करेंगे, टीचर उनके हर डाउट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और वो अपने व्यू पॉइंट भी टीचर के सामने रख सकते हैं। कई बार आपने भी ये देखा होगा कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इवन बच्चे हमें बता देते हैं एज ए टीचर, ठीक है। एज ए स्टूडेंट बच्चे हमारे लिए चीजों को और भी आसान कर देते हैं। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, प्रॉपर भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी क्लासरूम के अंदर, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन होगा। टू वे कम्युनिकेशन मीन्स बच्चे भी बोलेंगे आप भी बोलोगे, ठीक है, दोनों के बीच में वार्तालाप होगी। डिस्कवरी के माध्यम से होगी लर्निंग, बच्चे खोज करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, समस्या समाधान होगा, क्रिएटिव थिंकिंग होगी। यहाँ पर बच्चे नए नए आइडियाज यहाँ पर लेकर के आएंगे। आप बच्चों के सामने प्रॉब्लम रखेंगे, देन बच्चे अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग, उन्होंने कितना सीखा है उसके आधार पर अपनी प्रॉब्लम का क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, खोज करेंगे चीजों की, ठीक है। उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, स्वायत्ता दी जाएगी, स्वतंत्रता दी जाएगी, उनको बांध के नहीं रखा जाएगा बच्चों को कि मैंने ये तुम्हें बता दिया तुमको इसी तरीके से करना है, नहीं, उनका अपना दिमाग भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमी नहीं दोगे तो डिस्कवरी कहां से होगी, डिस्कवरी नहीं होगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ऑटोनॉमी तो देनी होगी। पहले ऑटोनॉमी किनके पास होती थी टीचर सेंटर्ड में, टोटल टीचर के पास होती थी, बच्चों को नहीं था कुछ भी, ठीक है। अभी ऑटोनॉमी किसको दे दी गई है, ऑटोनॉमी स्टूडेंट्स को दे दी गई है। क्विक असेसमेंट होगा, टीचर जो है टाइम टाइम पर बच्चों का असेसमेंट भी करते रहेंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू ये पता लगाएंगे, ठीक है, नैदानिक जो परीक्षण है उसके थ्रू यहाँ पर पता लगाएंगे बच्चों की परेशानियां क्या है। इसके अलावा लर्निंग किस प्रकार से होगी, उनको रिमीडियल टीचिंग भी उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हर बच्चे को देखते हुए उनको उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसका हिस्सा है, ठीक है। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस करेंगे बच्चे, खुद करेंगे उस चीज को, खुद से अनुभव करेंगे। अगर आपने एज ए टीचर क्लासरूम में कुछ बताया है तो बच्चा उस चीज को खुद अपने हाथों से करके देखेगा, तब उसको समझ में आएगा, ठीक है। वो है पर्सनलाइज एक्सपीरियंस की खुद से गो थ्रू होना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ठीक है, अपने हाथ से करते हुए देखना। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करके सीखने वाली गतिविधियों पर ये बल देता है। वही चीज है जो मैंने अभी यहाँ पर बताया कि खुद से करके देखिएगा, ठीक है। जैसे हम मैथ के कोई क्वेश्चन करवा देते हैं, हमने ऊपर फॉर्मूला तो समझा दिया, करने का काम किसका है, बच्चे का है, ठीक है। तो जब तक बच्चा पेन पेपर नहीं उठाएगा, जब तक वो अपना खुद का एक्सपीरियंस नहीं लगाएगा, खुद से उस चीज को अनुभव नहीं करेगा, तो वो कैसे सीखेगा। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंस पर फोकस करा जाएगा। हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चे का जो लर्निंग स्टैंडर्ड होता है वो अलग होता है। तो एज ए टीचर, चाहे आपकी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, चाहे आपकी क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, तो हर बच्चे के अकॉर्डिंगली आप अपनी चीजों को लेकर के चलेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक मेथड से सबको समझ में आ जाएगा, कहीं दूर एक बच्चा ऐसा बैठा होगा जिसको वो चीजें नहीं समझ में आएगी, आप उसको 3 से 4 बार समझाएंगे तो उसको समझ में आएगी, ठीक है। तो लर्निंग किस प्रकार से होगी कि टीचर को एज ए टीचर इंडिविजुअल डिफरेंस पर भी फोकस करना होगा, हर बच्चे पर फोकस करना होगा, कहने का मतलब ये है। ओके, गोल क्या है चाइल्ड सेंटर्ड का, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या लक्ष्य है, तो ध्यान देना, होलिस्टिक ग्रोथ कह लीजिए, डेवलपमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सर्वांगीण, टोटल, ठीक है, संपूर्ण विकास पर बल देता है। और हमने रिसेंटली एक क्लास करी थी जिसमें हमने कहा था कि जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सारे जो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, सारे जो डोमेन्स आ जाते हैं डेवलपमेंट के, जैसे कॉग्निटिव डोमेन हो गया, सोशल डोमेन हो गया, ठीक है, फिजिकल डोमेन हो गया, इमोशनल डोमेन हो गया, मोरल हो गया, हर चीज पर यहाँ पर बल देने की बात की गई है, ठीक है, कि बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको यहाँ पर करने की बात की गई है। तो क्या गोल है, बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ या पर डेवलपमेंट पर फोकस करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बच्चों को नहीं करना है कि भाई वो सिर्फ दिमागी तौर पर, हर चीज में बच्चा अच्छा होना चाहिए। फोस्टरिंग लव फॉर लर्निंग, सबसे अच्छी बात है कि भाई जब आप लर्निंग करवा रहे हो तो उसमें एक प्यार की भावना होनी चाहिए है, उसमें एक ट्रस्ट की भावना होनी चाहिए, उसमें एक फ्रीडम की भावना होनी चाहिए, बच्चा बंधा हुआ फील ना करे जब वो लर्न कर रहा है, जब वो पढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, सीखने के प्रति प्रेम को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की गई है इसमें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। सो आई होप आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पर समझ में आया होगा। ये अगर कीवर्ड्स आप समझ गए तो टोटली आपको कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली है। हाँ, कुछ एक ऐसी चीज है जो कि कंसेप्चुअल होती है, ठीक है, फैक्चुअल होती है, कंसेप्चुअल नहीं, तो डाटा टाइप होता है, जो मैं आपको बता दूंगी। अब हम चलते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। हम जब शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि वो प्रगतिशील हो, तो वो तभी होगी जब आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हो, ठीक है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन को जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, जॉन डेवी माने जाते हैं,
ठीक है, मैंने कहा फैक्चुअल चीजें कुछ है तो वो यही है। ठीक है, जॉन डीवी है, किसके प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर माने जाते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी टोटल इन सब सारी चीजों की बात करते हैं, ये जो आपने अभी देखा ना, हर चीज की बात करते हैं, सेम चीज की, तो रिपीट करने का कोई फायदा है नहीं। इन्होंने एक स्कूल यहाँ पर ओपन किया, एक प्रोग्रेसिव स्कूल 1896 में इन्होंने ओपन किया है। इस स्कूल को यहाँ पर बोला गया लैब स्कूल या फिर यूनिवर्सल एलिमेंट्री स्कूल, आप लिख सकते हो यूनिवर्सल एलिमेंट्री स्कूल। अगर आप मेरे से नोट्स लेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, लैब स्कूल या फिर यूनिवर्सल एलिमेंट्री स्कूल पहला जो प्रोग्रेसिव स्कूल है वो इनके द्वारा यहाँ पर ओपन किया गया था 1896 में। ओके, चलिए, अब जब हम बात करते हैं तो देखिए, ये तो भाई इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जॉन डीवी बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में कौन बात करता है, इंडिया में प्रगतिशील शिक्षा की बात किसने उठाई सबसे पहले, तो आप क्या नाम लिखेंगे, गीजू भाई बधेका। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूं, एक सेकंड रुकिएगा, गीजू भाई बधेका। ठीक है, जो किसकी बात करते हैं, भाई शिक्षा में क्या होना चाहिए, लव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और साथ ही फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करें जब बच्चा पढ़ रहा है, जब बच्चा सीख रहा है, तो जिसमें प्यार की भावना हो, जिसमें ट्रस्ट हो, विश्वास की भावना हो, जिसमें बच्चों को फ्रीडम दी जाए, इस बारे में इन्होंने बात करी। साथ ही ये पॉइंट्स तो इन्होंने करे ही करे, इनके बारे में भी बात करी है। ठीक है, तो गीजू भाई बधेका को यहाँ पर श्रेय जाता है जब भी हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं भारत। ओके, इसके अलावा एजुकेशन जो है उसको दो ध्रुवीय यहाँ पर बोला गया है। पहला बाइपोलर प्रोसेस, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है शिक्षा। दूसरा है ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जो बाइपोलर प्रोसेस है वो जो दी गई थी, बाइपोलर प्रोसेस वो एडम के द्वारा दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, एडम के द्वारा। और जो ट्राइपोलर है वो अगेन जो जॉन डेवी है उनके द्वारा इसके बारे में बताया गया था, जॉन डेवी के बारे में। जब हम बाइपोलर की बात करते हैं तो दो छोर की बात करी गई है। ठीक है, तो दो छोर पे, एक छोर पे कौन रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, टीचर, और दूसरे छोर पे स्टूडेंट यानी कि छात्र रहेंगे। जब हम ट्राइपोलर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कितने छोरों की बात करते हैं, कितने पोल्स की यहाँ पर बात करते हैं, 3 पोल्स की बात करते हैं, एक में टीचर, एक में स्टूडेंट, और थर्ड में जो है वो कौन है, करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, और यू कैन से एजुकेशनल एनवायरमेंट। ठीक है, शैक्षणिक वातावरण है। ये क्या है, बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, कनेक्ट करता है किसको, ये जो करिकुलम में जो एजुकेशन एनवायरनमेंट कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट कर रहा है, टीचर और स्टूडेंट को। टीचर और स्टूडेंट के बीच में माध्यम है करिकुलम। करिकुलम नहीं होगा तो दोनों जुड़ेंगे कैसे आपस में, करिकुलम ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड पोल है इसके बारे में यहाँ पर जॉन डीवी बात करती है, कहते हैं कि जो शिक्षा है वो क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इतनी चीजें आपको आई थिंक समझ में आई होगी। एक पॉइंट में यहाँ पर और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, हम यहाँ पर कई बारी जॉन लोक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जॉन लोक के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा स्पेस बनाएंगे जॉन लोक के लिए। जब हमने कहा कि पहले जो शिक्षा थी वो क्या थी, टीचर सेंटर्ड थी। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। उस टाइम पर जॉन लोके ने ये कहा कि इन्होंने बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनको टेबुला रासा बोला। ठीक है, टेबुला रासा, और यू कैन से ब्लैंक स्लेट। बच्चे जो होते हैं ना, ये कहता है वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होते हैं। ठीक है, खाली तख्ती होते हैं, खाली स्लेट कह लीजिए, खाली तख्ती होते हैं। इन्होंने बोला कि, इन्होंने जॉन लोक ने, मैंने नहीं कहा ये सारी चीजें। ये कहते हैं कि जो इस टाइम पर उन्होंने बोला था कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, टेबुलर रासा मींस ब्लैंक स्लेट होते हैं, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है, बल्कि हम उनको सारी इंफॉर्मेशन बाहर से क्या देते हैं, उनके दिमाग में भरते हैं। ठीक है, उनको हम देते हैं। वो शुरुआत में जो है बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होते हैं, जैसे खाली स्लेट पर हम पुताई करके उसके बाद में लिखते हैं, ऐसे ही बच्चे बिल्कुल खाली स्लेट होते हैं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, और उनको एज ए टीचर जो है वो ज्ञान भरा जाता है। इसके बारे में जॉन लोक यहाँ पर बात करते हैं। ये कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा भी गया है, तो थोड़ा सा जरूरी है। ब्लैंक स्लेट या फिर टेबुला रासा किसने दिया, तो आप कहेंगे जॉन लोक ने कहा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मैंने याद कर रखा है कि बच्चे का बिल्कुल जो ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल खाली है, आपने उसको खोला और इंफॉर्मेशन को डाला एंड देन लोक लगा दिया। ठीक है, तो वो क्या है, जॉन लोक। ऐसे आप याद कर सकते हो अगर आपको हो पाए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी।
चलिए, जब हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो हम इसमें कुछ और साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे मारिया मोंटेसरी है, इनके बारे में आप पेडागोजी में पढ़ेंगे, पेडागोजी क्लासेस में मैं जल्दी शुरू कर दूंगी। और इसके अलावा फ्रेडरिक फ्रोबल है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है इनको। मारिया मोंटेसरी क्या बोलती है, ये कहती है भाई जो अपना जो हैंड होता है ना वो सबसे चीफ टीचर होता है। मतलब अपना जो हाथ होता है वो एक चीफ टीचर होता है, मुख्य शिक्षक का रोल यहाँ पर प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप कुछ भी चीज करते हो तो आप अपने हाथ से उसको करके वो देखते हो, तब आपको वो चीजें आती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो हैंड होता है ना, जो हाथ होता है, ठीक है, उसको चीफ टीचर की यहाँ पर बात बताइए, भाई मुख्य शिक्षक होता है आपका ये कहते हैं भाई कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी ह्यूमन है, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को नहीं सिखा सकता। वो तभी सीखेगा जब वो सेल्फ उस चीज को करते हुए चलेगा। ठीक है, जब उस चीज को स्वयं अपने हाथों से करते हुए देख करेगा तभी वो उस चीज को समझ सकता है और सीख सकता है। कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान को एजुकेट नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, और सही बात भी है भाई, आप जब तक वो आप खुद को पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं करते हो आपको वो चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, इन्होंने बच्चों को स्पंज से कंपेयर किया है। स्पंज, जो वो स्पंज होता है ना भाई, जो पानी के कांटेक्ट में आता है तो पानी को भी सींच लेता है अपने अंदर। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो स्पंज की तरह होते हैं। जैसे पानी स्पंज के अंदर वो स्पंज एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे बच्चे जो अपने एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये बात किसके द्वारा बोली गई? मारिया मोंटेसरी के द्वारा। अब चलते हैं फ्रेडरिक फ्रोबल के बारे में बात करेंगे। फ्रेडरिक फ्रोबल, अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था जो अभी ईएमआरएस का चल रहा है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं। ठीक है, चलिए फ्रेडरिक फ्रोबल की बात करें तो जो प्ले वे मेथड है, वैसे तो कुक के द्वारा है ये प्ले वे मेथड, लेकिन इसको और ज्यादा पॉपुलराइज इसको और ज्यादा पॉपुलराइज मीन्स बढ़ावा देने का काम फ्रेडरिक फ्रोबल के द्वारा किया गया था, बट फादर जो है वो कैडवेल कुक को ही माना जाता है। तो फ्रेडरिक फ्रोबल ने यहाँ पर एक स्कूल खोला जिसका नाम रखा किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन। अब ये किंडरगार्टन क्या है? बेसिकली ये पूछा भी गया भाई, बहुत बार पूछा गया, किंडरगार्टन क्या है? एक चिल्ड्रन का गार्डन है, बच्चों का बगीचा है। अब कहेंगे बच्चों का बगीचा क्या होता है? भाई गार्डन तो किसका होता है? प्लांट्स का होता है। ठीक है, पौधों का होता है, और इनके देख रेख करने का काम किनका होता है? जो माली होते हैं, ठीक है, जो गार्डनर होते हैं ना, उनका काम होता है। इन्होंने कहा कि जैसे जो बगीचे होते हैं ना, उनके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और उनकी देखभाल गार्डनर करते हैं, माली करते हैं, इसी तरीके से ये जो गार्डन है ना, इसको इन्होंने किंडरगार्टन बोला। ठीक है, और ये जो प्लांट्स है ये होते हैं छोटे बच्चे। छोटे बच्चे बिल्कुल पौधों की तरह होती है, जिनको आपको बहुत सॉफ्टली और बहुत प्यार से रखना होता है ना, कहीं टूट ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। और जो गार्डनर है ये टीचर होते हैं। कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं। ठीक है, जैसे गार्डनर अपने प्लांट्स को पानी दे करके, अच्छे से खाद बीज वगैरह डाल करके बहुत अच्छे से उनको बड़ा करता है, ऐसे ही जो टीचर होते हैं वो इन बच्चों को फलने फूलने का काम करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो दिस इज किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट जो कि फ्रेडरिक फ्रोबल के द्वारा दिया गया था। बहुत बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड दैट्स इट, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतना ही पढ़ना है। छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा नहीं है इसमें, बट हाँ अगर आपने ये की टर्म्स अच्छे से याद कर लिए देन यू आर, मतलब यू आर गुड एट इट। ठीक है, और आपके फिर एक नंबर भी यहाँ पर नहीं कटेगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। और इनसे रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यूज बनाने हैं तो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दूंगी जिसमें ये सारे टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि मेरे द्वारा करवाए हुए हैं। ओके, तो आप उसमें टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ही मैं ये सीरीज खत्म करूंगी सीडीपी की, देन हम न्यू क्वेश्चंस भी यहाँ पर करेंगे। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।